हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीडी ट्रिपल नाइन। दिस इज विकास और ये टैली का लेक्चर 2 है और इसमें हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग डिटेल में समझने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये लेक्चर स्पेशली उनके लिए है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और वो टैली सीखना चाहते हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट नॉन कॉमर्स अकाउंट के स्टूडेंट्स को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो हम लोग बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से कि अकाउंटिंग है क्या। तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है अकाउंटिंग। हम लोग अपनी रियल लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। हर एक की अपनी इनकमिंग और आउटगोइंग है यहाँ पे कि हम किस तरीके से अपनी इनकम करते हैं, कहाँ कहाँ से इनकम करते हैं और उसको कहाँ कहाँ किस तरह से खर्च करते हैं। बट हमारी जो पर्सनल अकाउंटिंग है उसमें कोई हमसे पूछने वाला नहीं है और ये प्रॉफिट लॉस के लिए भी नहीं है। तो इस वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं रखते हैं। वो अलग बात है कि रखना चाहिए, लेकिन अगर हर कोई प्रॉपर तरीके से रखेगा भी तो सबका अपना एक तरीका होगा, स्टैंडर्ड होगा। बट जब बात बिजनेस की आती है तो बिजनेस में एक एक रुपए का हिसाब किताब रखना होता है। तो जो रिकॉर्डिंग है ट्रांजेक्शन्स की, लेन देन की, सेल परचेज, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग को बहुत प्रॉपर और स्टैंडर्ड तरीके से करना होता है। इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग हमें एक ऐसा बेहतर और एक ऐसा सिस्टमेटिक मैनर सिखाता है, रिकॉर्डिंग का एक बेहतर तरीका सिखाता है जिसमें कितना भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, हम बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाते हैं और उनकी रिपोर्टिंग कर पाते हैं। तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई रिपोर्ट चाहिए, हमें किसी तरह का क्वेश्चन है, उसका आंसर चाहिए कि हाँ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, इस तरह के सारे जो मतलब एक समरी है, एक रिपोर्टिंग है, वो हम लोग अकाउंटिंग के बेसिस पे ही जनरेट कर पाते हैं। या फिर पॉलिसीज़ हैं, जो हमारा फ्यूचर प्लान है, उन सब चीज़ों को हम इस अकाउंटिंग के बेसिस से ही प्लान कर पाते हैं। तो 3 तरह की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें जो करना है टैली में वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और मेन यही है, इसी के बेसिस पे आगे की बाकी अकाउंटिंग डिपेंड करती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग फिक्स की जाती है हर चीज़ की, प्रॉफिट लॉस की, इंटरेस्ट कितना देना है, डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, चीज़ों की कॉस्ट कितनी रख सकते हैं प्रोडक्ट की, कितने में बेचा जाए, कितने तक के रॉ मटेरियल खरीदे जाएं, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ रखे जाएंगे वो किस कॉस्ट तक के रखे जाएं, इस तरह की सारी कॉस्टिंग यहाँ पे होती है। और मैनेजमेंट आप समझते हैं, बिजनेस का जो मैनेजरियल कंट्रोल होता है वो यहाँ होता है। हमें फोकस करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि टैली में हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही मैनेज करना है। इसके अलावा एक चीज़ और समझने के लिए है, जो है बिजनेस के हमारे पास 3 तरह के बिजनेस होते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस ऐसा है जो किसी तरह की सर्विस देता है। सर्विस इन द सेंस सेवा, जैसे कि ट्रैवल वाली सर्विस है। आपको बस चाहिए तो आप ट्रैवल वाले से बस लेते हैं, यूज़ करते हैं और बदले में उसका चार्ज देते हैं, उसके बाद वापस कर देते हैं। तो किसी तरह की सिर्फ सर्विस दी जा रही है। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, और इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। वो आपका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस जहां किसी तरह की आपको सेवा दी जाती है, बदले में उसकी फीस ली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और जहां पे कुछ खरीदा बेचा जाता है, स्टॉक खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो स्टॉक का मैनेजमेंट ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। जहां पे स्टॉक आ जाता है, गुड्स आ जाता है, चीज़ों को खरीदते हैं फिर बेचते हैं, और वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ट्रेड बिजनेस कहलाता है, ट्रेडिंग कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए जनरल स्टोर है छोटा सा, या शॉप है कोई जहां से आप शूज़ कपड़े लेकर के आते हैं, वो सब कैसे हैं? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो थोक में चीज़ें लेके आते हैं, रिटेल में बेचते हैं, या फिर हो सकता है थोक में लेके आते हैं, थोक में बेचते हो, लेकिन खरीदने बेचने का है। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है, स्टॉक का मैनेजमेंट है, गोडाउन का मैनेजमेंट है। और तीसरे टाइप के बिजनेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एज ए ऑर्गेनाइजेशन जहां पे रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उसे बनाया जाता है और फिर बेचा जाता है। तो रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है, यानी इन्वेंट्री यहाँ पे भी है, लेकिन रॉ मटेरियल और फिनिश्ड दो तरीके से है। तो जैसे फैक्ट्री वगैरह होती हैं जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और तीनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में टैली का यूज़ होता है। वो अलग बात है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा स्टेप्स और बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रेडिंग में कम होता है, सर्विस में थोड़ा और कम होता है। डिपेंड करता है बिजनेस का स्कोप और लेवल क्या है। आगे चलते हैं और समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, क्योंकि टैली में हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही मैनेज करनी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंस, यानी वित्त, धन, रुपया, पैसा, यानी मनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनकी समरी, उनका एनालिसिस, उनकी रिपोर्टिंग, उनकी रिकॉर्डिंग, सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में आती है।
जो भी सेल परचेज होगा, मनी का ट्रांसफर होगा, पेमेंट रिसीव होगा, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगा। फाइनेंस बेस्ड, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मनी। तो उस पे बेसिस जितने भी ट्रांजेक्शन, तो सारे ट्रांजेक्शन इसी पे बेसिस होते हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको कहते हैं। और इसका अपना एक टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो इसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से इसका रिकॉर्डिंग शुरू होता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, और 31 मार्च यानी मार्च में क्लोजिंग होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिजनेस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट करना है, आप बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि मार्च को आपको सारी चीज़ें क्लोज करनी है, टैक्स वगैरह का सेटलमेंट करना है, सारे बुक, सारे रजिस्टर क्लोज करने हैं, और 1 अप्रैल से फिर से नई रिकॉर्डिंग, नए रजिस्टर स्टार्ट करने होते हैं। एक तरह का सेशन है ये, जैसे स्कूल में एक सेशन होता है, 1 साल का सेशन कंप्लीट हुआ, तो वैसे ही बिजनेस का ये पूरा एक सेशन है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। जर्नल पहले बनाया जाता था। तो जर्नल क्या है, देखिए एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। जर्नल क्या है, फर्स्ट बुक है अकाउंट की। पहले ये रजिस्टर बनाया जाता था, सारी एंट्रीज, ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में सब जर्नल में होते थे। आप इसको ऐसे समझो जैसे कि स्कूल में रफ रजिस्टर होता है, सारे सब्जेक्ट की सारी चीज़ें हम रफ में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो जर्नल का रजिस्टर एक तरह का रफ रजिस्टर है, जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स उसमें लिखे जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मेन रजिस्टर है, क्योंकि इसी रजिस्टर के बेसिस पे आगे के सारे रजिस्टर और अकाउंट्स बनाए जाएंगे। लेजर क्या है, हर एक जो हमारे बिजनेस में एंटिटी है, जैसे कि पर्सन हो सकता है, एसेट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, हर चीज का एक अलग सेपरेट रिकॉर्ड बनाया जाता है, अलग रजिस्टर बनता है, या आप कहें कि अलग अकाउंट बनता है रिकॉर्डिंग के लिए, उसको लेजर कहा जाता है। बही खाता, हर चीज का अलग रिकॉर्ड, फर्नीचर का अलग होगा, कंप्यूटर का अलग होगा, कैश का अलग रजिस्टर होगा, बैंक का अलग रजिस्टर होगा, सेल का अलग रजिस्टर होगा, परचेज का अलग रजिस्टर होगा, ये सब लेजर कहलाते हैं। तो जर्नल में दिन भर एंट्री होती है। अब होता क्या है कि बिजनेस बड़ा होता है, कई बार पुराने टाइम पे होता था, तो मुंशी या अकाउंटेंट जो होते थे, वो सारे रजिस्टर लेके तो सब जगह नहीं घूमेंगे, तो एक रजिस्टर होता था जिसे जर्नल का रजिस्टर कहते हैं। उसी में वो सारे ट्रांजेक्शन्स, कहाँ ट्रांसफर हो रहा है गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, कहाँ पेमेंट हो रहा है, कहाँ रिसीव हो रहा है, सब उसमें रिकॉर्ड करते रहते हैं। उसको जर्नल की एंट्री कहते थे, उस रजिस्टर में एंट्री करते थे। तो अभी तो जर्नल हमारे पास है नहीं, यहाँ पे सिस्टम पे सारी एंट्री होती है, तो जर्नल एंट्री करने का तरीका वही यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन जर्नल का रजिस्टर नहीं होगा, यहाँ सिस्टम पे करेंगे, एंट्रीज वही होंगी, जर्नल एंट्रीज। इसके बाद लेजर यहाँ पे भी बनाना होगा आपको, सेपरेट हर एक रिकॉर्ड को अलग अलग रखेंगे। ट्रायल बैलेंस बनता है, ये एक मंथली स्टेटमेंट है, हर एक महीने में मंथ के लास्ट में ये रिकॉर्ड बनाया जाता है कि टोटल इस मंथ का पूरा पोजीशन क्या रहा, बिजनेस का फ्लो क्या रहा, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितनी इनकम हुई। इस तरह के एक ओवरऑल रिकॉर्डिंग की जाती है, सभी लेजर का जो बैलेंस बचता है वो दिखाया जाता है कि स्टेटमेंट में, उसी को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और इसके बाद आते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब वो अकाउंट्स जो बिजनेस में क्लोजिंग के टाइम पे, मार्च के महीने में, साल के अंत में बनाए जाते हैं, उनको फाइनल अकाउंट कहते हैं। जिसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है सभी सेल और परचेज को, टोटल बिजनेस में जितनी सेल करी है आपने और टोटल जितनी परचेज करी है वो सब यहाँ दिखाया जाएगा। सेल को परचेज से घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आता है। यानी आपने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की सेल की और 50,000 रुपए का परचेजिंग किया था, 60,000 का किया था, तो अगर 60,000 का किया था, 40,000 रुपए आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। पर बिजनेस में और भी अदर एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, उनको घटाया जाएगा, तब हमारा शुद्ध लाभ निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ सेल परचेज करने से जो प्रॉफिट हुआ है वो है। इसके बाद भी और एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी घटाना है हमें। तो एक एक करके हमें स्टेप्स में चलना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले सेल दिखा देंगे टोटल, और उसमें परचेज दिखा देंगे। तो परचेज के साथ साथ उस परचेज में और एक्सपेंसेस जो हुए हैं ना, वो भी दिखाए जाएंगे। यानी एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं, आगे अभी इसको भी डिस्कस करना है। वो एक्सपेंसेस जो परचेजिंग के टाइम पे होते हैं या फिर प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पे होते हैं, वो एक्सपेंसेस परचेज एक्सपेंस के साथ जुड़ते हैं। तो जो परचेज कॉस्ट है, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 10 रुपए का,
और उसको घर तक लेके आने में 5 रुपये और खर्च हुए, तो वो स्टॉक आपका, गुड्स आपका कितने का बना? 15 रुपये का आपको पड़ा। तो यही है कि परचेज किया और परचेज करने में जो खर्च लगा, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस उस पर जो लगे एक्स्ट्रा, उसको लाने में या उसको और बनाने में, मॉडिफाई करने में, तो उसको हम परचेज की ही कॉस्ट में ऐड करेंगे। और फिर टोटल कितने का सेल करेंगे, उससे बढ़ा करके ही सेल करेंगे। जाहिर सी बात है, 15 रुपये का तो बेचेंगे नहीं, या 10 का लाए थे 10 का नहीं बेचेंगे, उसमें प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। तो 15 का तो हमें पड़ ही रहा था सारे खर्चे मिला करके, उसके बाद 20 रुपये का बेचेंगे। तो टोटल सेल जितने का किया है महीने भर में, सॉरी साल भर में, और टोटल परचेजिंग कॉस्ट जितनी आई है घटा करके ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो देख लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरह से बनता है। डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट होते हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाता है। बिजनेस जब हम लोग 1 अप्रैल को नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो पिछले साल का बचा हुआ जो होता है वही अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनता है। और पिछले साल जो क्लोजिंग था वो भी दिखाना होता है कि पिछले साल कितना क्लोज हुआ था और ओपनिंग में कितना था। तो प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक, मतलब बचा हुआ स्टॉक, बचा हुआ गुड्स, वही क्लोजिंग स्टॉक है। अगले साल ओपनिंग बन जाता है, तो वो इक्वली होता है। परचेज आपने किया, उसमें कितनी मजदूरी लगी, कितना कैरेज किराया भाड़ा लगा, टैक्स वगैरह लगते हैं ना, चुंगी कर, ऑक्ट्राय उसे बोलते हैं। और फ्यूल और पावर कंजप्शन, मान लीजिए प्रोडक्ट आपने बनाया तो फैक्ट्री में उसमें खर्च हो रहा है, फ्यूल वगैरह, पावर कंज्यूम हो रही है। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिला करके पूरा परचेज का एक्सपेंस बनता है, और उसको टोटल सेल से घटा लिया जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। इसके बाद हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के लेके चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका वो अकाउंट स्टेटमेंट है जहां पे आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकल करके आता है इस साल का, कि इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया। सारे कॉस्ट, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू यानी इनकम वगैरह सब इसमें समराइज करके रखा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में वही ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और साथ में अदर एक्सपेंसेस। मैंने बताया ना, परचेज करते टाइम पे या गुड्स को बनाते टाइम पे जो खर्चे हुए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे सारे, वो तो परचेज हमने दिखा ही दिया उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी घटाया जाता है। जो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आया था, मैंने बताया मान लीजिए 40,000 वहां से निकल करके आया ग्रॉस प्रॉफिट, 1 लाख का आपने बेचा, 60,000 का खरीदा था, 40,000 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आया। तो अब बिजनेस के अदर एक्सपेंसेस उसमें घटाने होंगे। अदर एक्सपेंसेस क्या है? जो सेल करते टाइम पे किराया भाड़ा लगा होगा, जो चाय पानी के खर्चे, बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, स्टेशनरी, पेन, कॉपी खरीद रहे हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, बिजली का बिल है, जो ऑफिस में बिजली खर्च हो रही है उसका, जो प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री में जो बिजली खर्च हो रही है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो परचेज में जुड़ेगा। लेकिन जो ऑफिस में बिजली खर्च हो रही है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, है ना। प्रोडक्ट को बनने के बाद जो अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, न्यूज़पेपर का खर्चा, न्यूज़पेपर आपने लगा रखा है, एडवर्टीजमेंट करते हैं आप, उसका खर्चा, टैक्स देते हैं आप, उसका खर्चा, इस तरह के जितने भी खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। और उनको जब घटा देंगे हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट से, तब बचेगा शुद्ध प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, जो हमें पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम भी होती हैं, उनको भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम का मतलब आपको कहीं से डिस्काउंट मिल गया, आपको कहीं से कमीशन मिल गया, ब्याज मिल गया, इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा इनकम कहलाती हैं। रद्दी आपके यहाँ पड़ा हुआ था, वो आपने बेच दिया, तो उससे इनकम हुई, ये सब एक्स्ट्रा इनकम है बिजनेस की, तो वो भी यहाँ पे जोड़ ली जाती हैं, तो नेट प्रॉफिट निकल करके आता है। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। आपके बिजनेस का ये फाइनल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट। बिजनेस के लास्ट में, सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, और इसमें दो चीज़ें दिखाई जाती हैं, आपके बिजनेस की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी। और बिजनेस में दो ही चीज़ें होती ही हैं मेन, एसेट्स और लाइबिलिटी, यानी आपकी संपत्ति कितनी है और आपके ऊपर उधार कितना पड़ा हुआ है लोगों का, जो आपको देना है, पे करना है। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में, देखिए डेबिट साइड में इधर आपकी एसेट्स आएंगी और क्रेडिट साइड में इधर आपकी लाइबिलिटी आएंगी। जैसे कैश हो सकता है, करेंट एसेट, फिक्स एसेट हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं किया था आपने वो हो सकता है, इन्वेंट्री आपके पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिट में क्या रहे? अकाउंट्स पेबल, किसी को उधार देना भी बाकी है, पैसे आपने परचेज किया था उधार में, वो अभी देना बाकी है, वो आएगा। किसी से उधार लिया था, बैंक से लोन वगैरह लिया था, उधार लिया था, वो सब आपकी लाइबिलिटी है।
तो वो सब इधर आएंगे। और आपका जो बैलेंस शीट है बिजनेस का, यही आपके बिजनेस की मेन स्टेटमेंट है, पोजीशन बताता है आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है। ये बैलेंस शीट से पता चलता है कि आपके पास कितनी एसेट्स है और कितनी उधारी लाइबिलिटी है। यही पता चल जाता है बिजनेस का आपका क्या स्टेटस है। तो बैलेंस शीट अक्सर जो है, वैसे तो ये सारे स्टेटमेंट जो है कॉन्फिडेंशियल होते हैं, छुपा के रखे जाते हैं। बैलेंस शीट ज़्यादा है, लोग कई बार डुप्लीकेट बैलेंस शीट बनवाते हैं, नकली, कहीं नॉर्मली शो करने के लिए। जब कहीं ऑफिशियल शो करना है तो ओरिजिनल दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन नॉर्मल शो करने के लिए कई बार बैलेंस शीट डुप्लीकेट भी बनाई जाती है, तो उसको हम दिखाते हैं, ओरिजिनल नहीं दिखाते। इसके अलावा आते हैं अदर टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अदर टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब वो सारे टर्म्स, वर्ड्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनका मतलब समझना ज़रूरी है बिजनेस में। जैसे कैपिटल। कैपिटल क्या है? वो वेल्थ, वो एसेट्स, वो पैसा, वो संपत्ति जो आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं या कोई भी इंसान लगाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। बिजनेस के दौरान बिजनेसमैन अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा, जो एसेट्स निकालता है, उसको ड्राइंग कहा जाता है कि उन्होंने इतना पैसा निकाल लिया। हो सकता है वो हर महीने निकाल रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो साल के अंत में जितनी ड्राइंग उन्होंने की है उसको कैपिटल से घटा दिया जाता है। इसलिए कि कैपिटल मतलब पूंजी, आपने कितनी लगाई और साल भर में आपने निकाल भी तो लिया, तो उसको घटा दिया जाएगा तो पता चलेगा एक्चुअल में आपने लगाया कितना। भाई आपने 1 लाख रुपए लगाया और 2-2, 4-4 हजार करके साल भर में आपने 50 हजार तो निकाल ही लिया, तो एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी कैपिटल कितनी, 50 हजार ही तो लगी, तो उसको घटा दिया जाता है कि आपने इतना निकाल लिया। इसके अलावा लाइबिलिटी, अभी हम बात कर रहे थे, आपके ऊपर जो उधारी, जैसे डेट, उधार किसी से लिया था, बैंक से लोन लिया था, किसी से एडवांस लिया हुआ है, उसका काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, टैक्सेस पे करने, ये सब आपकी लाइबिलिटी है ना। बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, आप लीगली रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज के करने के लिए, तो वो आपकी लाइबिलिटी, आपके दायित्व तो बन जाते हैं। एसेट्स मैंने बताया आपके बिजनेस की संपत्ति है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस, हर एक वो चीज जो आपके बिजनेस में कुछ इन द टर्म्स ऑफ मनी एक वैल्यू रखती है, उसको हम एसेट कहते हैं। जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, उसको हम एसेट कहते हैं। दो तरीके से एसेट को डिफाइन किया जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स फिक्स और करंट में डिफाइन होती हैं, दो तरीके की होती हैं। और इनटेंजिबल गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट। तो टेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब है चल और अचल संपत्ति। तो कई बार हम चल अचल संपत्ति का ये मतलब निकाल लेते हैं कि जो संपत्ति चल सके वो चल संपत्ति है, जैसे कि कार, और जो ना चल सके वो अचल संपत्ति है, जैसे कि बिल्डिंग। बट ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो चल सकती है तो चल है। चल यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है, चल संपत्ति का मतलब ऐसी संपत्ति जिसको एक जगह से बेच के दूसरी जगह खरीदा जा सकता है। फिर चाहे वो कार हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, वो सब टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। और इनको दो पार्ट में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में फिक्स है, लंबे समय के लिए रखी है, तो उसको फिक्स में रखेंगे। लंबे समय मतलब कितना लंबा समय? 1 साल। अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए कोई चीज लाई गई है बिजनेस में, तो उसको फिक्स एसेट में रखेंगे। और अगर 1 साल के अंदर उसमें मतलब सेल परचेज होना है, बना है हुआ है उसका फ्लक्चुएशन, उसको करंट एसेट में रखेंगे। अब देखिए, खरीदने के समय आपका इंटेंशन क्या था, ये डिपेंड करता है। क्योंकि ये चीज तो फिक्स नहीं है ना कि हम एक कंप्यूटर लेके आए हैं तो उसको 1 साल ही रखें, हो सकता है हम 6 महीने बाद बेच दें। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि आज की डेट में जब आप खरीद के लेके आए हैं, तो वहां में इसको किसके अंडर में रिकॉर्ड करें, तो हमारा इंटेंशन देखा जाएगा कि हम जो वो कंप्यूटर लेके आए हैं वो हम ऑफिस यूज के लिए लेके आए हैं, अपने यूज के लिए लेके आए हैं, तो जाहिर सी बात है उसे लंबे समय के लिए रखेंगे, तो वो फिक्स सेट हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि 1 महीने बाद हमें उसमें प्रॉब्लम दिखी तो हमने उसे उठा के बेच दिया, बट जब हमने खरीदा था तो हमें ये थोड़ी ना पता था कि 1 महीने बाद खराब हो जाएगा। उस समय तो हमारे दिमाग में यही था कि हम इसको लंबे समय के लिए रखेंगे। तो जब हम 1 साल से ज्यादा के लिए किसी चीज को रखें तो वो फिक्स सेट में हो जाती है। और जिसका आना जाना बना रहता है, जैसे कि आपके पास कैश है, वो एक करेंट एसेट है, कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, आज कल परसों, 10 दिन 15 दिन में। अच्छा, कैश भी देखिए, बैंक में जब आप पैसे जमा करते हैं ना तो वो करेंट एसेट में होता है, लेकिन अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं तो फिर उसको हम एफडी बोलते हैं ना, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तो वो फिक्स एसेट हो गई आपकी, क्योंकि आपने उसे लंबे समय के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए या 1 साल के लिए मिनिमम
जमा कर दिया, तो वो आपका फिक्स एसेट बन जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स में वो चीजें आती हैं जिनका फिजिकल शेप साइज नहीं होता है, फिर वो बिजनेस की एसेट है, संपत्ति है। जैसे कि गुडविल, बिजनेस की जो गुडविल है, फेम है, प्रसिद्धि है, वो आपकी इंटेंजिबल एसेट है। वो भी तो एसेट ही है, संपत्ति है ना। किसी बिजनेस में एडवर्टीजमेंट लोग करते हैं, प्रचार करते हैं, क्यों करते हैं? अपनी गुडविल अच्छी करने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्विस अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करते हैं, अपनी गुडविल अच्छी करने के लिए। तो गुडविल मतलब किसी की प्रसिद्धि कितनी है, लोग किसी बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। कि फला बिजनेस है, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उसकी गुडविल अच्छी हो गई, उसकी जान पहचान अच्छी है, लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो गुडविल की वजह से तो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। किसी चीज़ की गुडविल खराब है, भले उसका स्टॉक अच्छा हो, लेकिन अगर किसी चीज़ का नाम खराब हो गया तो फिर लोग उसको नहीं खरीदते हैं, मार्केट से वो आउट होने लगता है धीरे धीरे। तो गुडविल मतलब एक तरह का नाम बनाना, बोलते हैं ना, नाम बनाना चाहिए। तो नाम से ही बिजनेस चलता है, जितना नाम होता है उतना बिजनेस चलता है। तो गुडविल है मतलब एक तरह की एसेट है। अब देखिए आप, किसी बिजनेस की गुडविल एक जगह से बेच के दूसरी जगह खरीदी जा सकती है क्या? नहीं। कोई ये चीज़ तो है नहीं जिसे खरीद बेचोगे आप। आपने मान लीजिए कहीं बिजनेस बनाया हुआ है अपने शहर में, अब आप अपना बिजनेस बंद करके दूसरे शहर में जाएंगे, तो दूसरे शहर में आप वहाँ ऑफिस, बिल्डिंग, कार सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जो गुडविल है वो नहीं खरीद पाएंगे। वो आपको दूसरे शहर में फिर से बनानी पड़ेगी, और हो सकता है पहले जैसी ना बने, हो सकता है वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो तो आपकी गुडविल बन ही ना पाए, हो सकता है उससे ज़्यादा अच्छी बन जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए कहा जाता है गुडविल हम खरीद बेच नहीं सकते हैं, और यही रीज़न है इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स में रखते हैं। ऐसे ट्रेडमार्क है, बिजनेस का अपना एक नाम होता है, एक सिंबल होता है। जैसे आपने पेप्सी में देखा होगा ना कि एक थंब बना होता है, एक हाथ पंजा बना होता है, ऐसे उंगलियां मुड़ी हुई, थंब ऊपर की तरफ। तो वो क्या है? वो पेप्सी का एक लोगो है, एक ट्रेडमार्क है। हर एक बिजनेस का अपना एक ट्रेडमार्क होता है। कई बार लोग अपने बिजनेस के नाम को ही अपना ट्रेडमार्क बना लेते हैं। तो ट्रेडमार्क मतलब बिजनेस को जिस नाम से, जिस सिंबल से पहचाना जाता है, वो उसका ट्रेडमार्क कहलाता है। और पेटेंट क्या है? बिजनेस के रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंस, उसकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो वैल्यूज हैं, फॉर्मूलाज हैं जिन पे बिजनेस काम करता है, उसके कॉपीराइट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो सब पेटेंट कहलाते हैं। भाई मान लीजिए आज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने इन्वेंट किया है, नई चीज़ आविष्कार किया, नई चीज़ बनाई है, तो उसका पेटेंट रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने पेटेंट नहीं रजिस्टर्ड करवाया, कल को उसे कोई चोरी कर ले या कोई और कॉपी करके नया बना दे और वो अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लेगा, तो वो उसके नाम से जाना जाएगा, ना कि आपके नाम से। फिर आप बाद में कह भी नहीं पाएंगे कि ये हमारा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो उसके नाम का हो गया। तो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस की सारी चीज़ों का, प्रोडक्ट का, उसकी क्वालिटी का, कि हम ये चीज़ें मिला रहे हैं अपने बिजनेस में, ये चीज़ें कर रहे हैं इस तरीके से, और इसकी सारी अथॉरिटी हमारे पास है। तो इसको अगर कोई कॉपी करने की कोशिश करेगा तो हम उस पर केस कर सकते हैं। तो ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपके बिजनेस की वैल्यूज़, आपके बिजनेस के फॉर्मूलाज, आपके बिजनेस के कॉपीराइट्स। मान लीजिए आप कोई नई बुक लिखते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपने लिखा, बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, कल को कोई उसे कॉपी ना कर ले, तो आप क्या करेंगे? उसको पेटेंट रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो अब उस बुक के सारे कॉपीराइट्स आपके हो गए। कॉपीराइट्स मतलब उसमें कितने पेज रहेंगे, क्या कंटेंट रहेगा, क्या प्राइस रहेगा, और उसके जो पेजेस हैं उनका क्या कलर रहेगा, इस तरह की सारी चीज़ें आपकी अथॉरिटी होगी। आप जब चाहें चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो पेटेंट कहलाता है। खैर, एसेट्स के बाद हम चलते हैं इनकम में। दो तरीके की इनकम होती हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। बिजनेस में जो इनकम डायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटीज से होती हैं, उनको हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे बिजनेस में सर्विस दे रहे हैं आप, तो सर्विस देने से जो पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट इनकम है। आप प्रोडक्ट खरीदते बेचते हैं, तो प्रोडक्ट को बेचने से जो इनकम हो रही है वो डायरेक्ट इनकम है। अदर इनकम जो होती है उनको इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से होती है। जैसे आपको डिस्काउंट मिल गया, कहीं कमीशन मिल गया किसी चीज से, पुराने रद्दी कबाड़ बेचा, न्यूज़पेपर उठा के बेचा आपने, उससे जो इनकम हुई, या फिर आपको ब्याज मिल गया, किसी ने लेट पेमेंट किया आपको तो आपने उस पर ब्याज लगा दिया, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, अदर इनकम। और सेम चीज एक्सपेंस के साथ है। बिजनेस एक्टिविटीज में डायरेक्टली जो खर्चे हो रहे हैं वो डायरेक्ट है, प्रोडक्ट को बनाने में, रॉ मटेरियल खरीदने में,
खरीद के लेके आने में जितने भी एक्सपेंसेस, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस हो रहे हैं, मैंने बताया मोबाइल के खर्चे, चाय पानी के खर्चे, आपको डिस्काउंट देना पड़ गया, आपको कमीशन देना पड़ा किसी को, आपको सैलरी देनी पड़ रही है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और ये सारी चीज़ें बहुत लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल हैं, तो ये आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट ये नहीं बोला जा सकता है हमेशा कि ये चीज़ इसी में जाएगी। आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि वो खर्चा कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से डिफाइन कर पाएंगे, नहीं तो फिर रटना तो पड़ेगा ही चीज़ें। इसके अलावा चलते हैं, दो तरह की कंपनीज होती हैं जिनसे हम डील करते हैं, डेटर और क्रेडिटर। जिनको हम सेल करते हैं बिजनेस में, वो डेटर कहलाते हैं, यानी ये बिजनेस के देनदार हैं, जो आपको पैसे देंगे। हमेशा याद रखिए, जो आपको पैसे देंगे वो डेटर हैं, जो आपसे पैसे लेंगे वो क्रेडिटर हैं। यानी परचेज की एंट्री में हम क्रेडिटर्स शो करते हैं, क्रेडिटर्स बनाते हैं। जिस कंपनी को आप सेल कर रहे हो वो डेटर है आपकी, वो आपको पैसे देगी, और जिस कंपनी से आपने परचेज किया है वो लेनदार है, क्रेडिटर है, सनरी क्रेडिटर में जाएगा। तो डेटर देनदार जो आपको पैसे देंगे, क्रेडिटर लेनदार जो आपसे पैसे लेंगे। इसके अलावा हमारे पास बैड डेब्ट्स है, वो पैसा जो बिजनेस से बाहर जाता है किसी रीजन से और वो वापस नहीं आ पाता, डूब जाता है, वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। मान लीजिए आपने किसी को बेचा उधार में और उसने बोला कि हम 15 दिन बाद पैसे देंगे, और वो उसका दिवालिया मतलब निकल गया, हो गया दिवालिया, ने हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना, यानी कि वो अब इस लायक नहीं बचा कि वो आपका पैसा दे, बिजनेस उसका बिक गया है और कुछ उसके बिजनेस में रहा नहीं, तो उसको बोलते हैं दिवालिया हो जाना। तो अब वो बिजनेस में कुछ करने लायक नहीं है, किसी का पैसा देने लायक नहीं, तो सबका पैसा डूब गया तो आपका भी डूब गया, तो उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं। इसके अलावा डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एसेट्स को यूज करने के बाद उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आए और 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप उसे बेचेंगे यूज करने के बाद, तो क्या उतने का बिक जाएगा जितने का खरीदा था? नहीं, उसमें कुछ कमी हो जाएगी, वैल्यू में कमी आएगी। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसके अलावा जैसे अकाउंट है, मैंने आपको बताया अभी पहले लेजर में हमने डिस्कस किया, हर एक पर्सन, हर एक चीज, हर एक एसेट, एंटिटी का अलग सेपरेट रिकॉर्ड, उसी को अकाउंट कहते हैं। और ये अकाउंट 3 तरीके से डिफाइन होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो सभी पर्सन या कंपनीज जिनके साथ हम डील करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। जितनी भी एसेट्स होती हैं, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, सब रियल अकाउंट कहलाते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। और जितने प्रॉफिट लॉस, इनकम, एक्सपेंस होते हैं वो सारे नॉमिनल में आते हैं। याद रखिए 3 ही चीजें हैं, पर्सन या कंपनीज पर्सनल में जाएंगे, संपत्तियां सारी एसेट्स रियल में जाएंगी, कैश वगैरह, और नॉमिनल में प्रॉफिट लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस जाते हैं। सैलरी किसी को दे रहे हैं, सैलरी एक क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल में जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 3 तरह के अकाउंट है और इसी के बेसिस पे तीनों के अलग अलग रूल होते हैं। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो ये रूल पता होंगे, सारे ट्रांजेक्शन इन्हीं रूल के बेसिस पे होते हैं। कि बिजनेस में कोई कंपनी का नाम आ रहा है तो अगर वो बिजनेस में ट्रांजेक्शन में रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, और पे कर रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। लेकिन ये रूल में उलझने की जरूरत नहीं है, वैसे काम ये लॉजिकल है और सीखना यही चाहिए, समझना यही चाहिए। लेकिन जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पे ज़्यादा दिमाग ना खपाएं। आप क्या करें, डायरेक्ट तरीका देखें। डायरेक्ट तरीके में क्या है, ट्रांजेक्शन सबसे पहले समझिए क्या है। एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, बिजनेस में किसी भी चीज़ का जो लेन देन है वो ट्रांजेक्शन कहलाता है, और उसे जब हम सिस्टमेटिक मैनर में, अकाउंटिंग के मैनर में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे एंट्री कहते हैं। और एंट्री करते टाइम पे हमें ट्रांजेक्शन के 2 पार्ट बनाने होते हैं, एक पार्ट को डेबिट कहते हैं, एक को क्रेडिट कहते हैं। और कौन सा पार्ट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये हमें समझना होगा। या तो हम रूल से समझ लें या फिर हम डायरेक्ट तरीका रट लें। जैसे ट्रांजेक्शन अगर पेमेंट का है तो जिस कंपनी को हमने पेमेंट किया है वो डेबिट में कर देंगे, और कैश में दिया तो कैश क्रेडिट कर देंगे। अगर चेक से दिया तो चेक को क्रेडिट कर देंगे और कंपनी डेबिट ही रहेगी। मान लीजिए आपने राम को पेमेंट किया तो राम डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। किसी भी कंपनी को पेमेंट किया है तो उसको डेबिट कर देंगे, और कैश या बैंक से किया है, चेक से किया है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। दोनों हमने ऑप्शन लिख दिए हैं। और दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, रिसीव का। आपने किसी से पैसे रिसीव किए तो कैश में रिसीव किया तो कैश को डेबिट करिए और कंपनी को क्रेडिट कर दीजिए। चेक से पैसे रिसीव किए तो जिस बैंक में आपने अपना चेक जमा किया हुआ है उस बैंक का नाम लिखिए और
कंपनी का नाम दे दीजिए। तो जब आप रिसीव करते हैं तो जिस कंपनी से रिसीव करते हैं पैसे वो क्रेडिट में जाता है। जब आप पेमेंट करते हैं तो जिस कंपनी को पेमेंट करते हैं वो कंपनी डेबिट में जाती है। बस पेमेंट रिसीव, दो ट्रांजेक्शन तो यही हो गए। और तीसरे टाइप का ट्रांजेक्शन होता है, आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, या एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करते हैं। तो तीनों तरह के ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा में जाते हैं। ये कॉन्ट्रा की एंट्री है। तो कॉन्ट्रा मतलब वो ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस के ही अंदर हो रहे हैं, पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा है, हमारे अकाउंट में जा रहा है या हमारे अकाउंट से निकल करके बिजनेस में आ रहा है, या हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, अगर कैश हमने निकाला है बैंक से तो कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। जिस भी बैंक से निकाला है बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट, और कॉन्ट्रा की एंट्री बनेगी। अगर हमने पैसे बैंक में जमा किए तो बैंक डेबिट होगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। जिस बैंक में भी हमने पैसे जमा किया वो डेबिट और कैश क्रेडिट। इसके बाद अगर हमने एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर किया पैसे, तो जिस बैंक में ट्रांसफर किया है वो डेबिट, और जिस बैंक से ट्रांसफर किया है वो क्रेडिट। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक से निकाल के, तो एचडीएफसी बैंक डेबिट हो जाएगी, और आईसीआईसीआई बैंक से पैसे जा रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तीन ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा के होते हैं। और इसके अलावा जर्नल की एंट्री होती है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार के ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन हुआ हो लेकिन कैश या चेक न आया हो न गया हो, तो उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री, जर्नल की एंट्री मतलब जहां पे कैश और बैंक ना हो, नो कैश नो बैंक। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, उधार खरीदा, तो कंप्यूटर आया इसलिए डेबिट होगा, और जिससे खरीदा वो क्रेडिट हो गया। अब देखिए, अगर आपने कंप्यूटर आया कैश दिया होता तो कैश क्रेडिट हो जाता, क्योंकि कंप्यूटर आया कैश गया, आपने पेमेंट किया कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाता और कंप्यूटर डेबिट। लेकिन कंपनी क्रेडिट हो रही है क्योंकि हमने उधार किया ट्रांजेक्शन। तो ऐसे में कंप्यूटर आया टू टेक शॉप, यहां से आया है, इस तरह का ट्रांजेक्शन बनेगा उधार। और ऐसे ही हो सकता है आपने कोई चीज बेची हो, मान लें हमने कार बेचा है, कंपनी ए को कार बेचा है उधार में, तो जनरल में एंट्री होगी कंपनी ए डेबिट हो जाएगी और कार क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कार जा रहा है, रियल का रूल होता है, कार या एसेट्स जाती है तो डेबिट करते हैं, एसेट आती है तो डेबिट करते हैं। एसेट जाने पे क्रेडिट, आने पे डेबिट। तो यहां कंपनी ए को हम बेच रहे हैं तो कंपनी ए डेबिट हो जाएगी, कार क्रेडिट हो जाएगा। और उधार का ट्रांजैक्शन है, कैश बैंक नहीं है, इसलिए जर्नल में रिकॉर्ड होगा। तो इसी तरीके के ट्रांजैक्शन है, सारे ट्रांजैक्शन इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी का होता है। आप इसको रट सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ग्रुप है हमारे पास, ये सारे ग्रुप्स हैं। अभी हमने जो पढ़ा है वही एक्चुअल में ग्रुप है। ग्रुप क्या है? सिमिलर टाइप के लेजर का कलेक्शन ग्रुप कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर क्या है? फिक्स एसेट। अगर आपने 2 साल अपने यूज के लिए खरीदा है तो कई साल आप रखेंगे, फिक्स एसेट है। फिर आपने एक बिल्डिंग खरीदी, वो भी फिक्स एसेट है। फिर आपने कार खरीदी, वो भी फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट क्या है? ग्रुप बन गया। और कार, मोबाइल, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग लेजर बनेंगे जिनका ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट। ऐसे मान लीजिए आप एक्सपेंसेस करते हैं, किसी को वेजेस दे रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना। किसी को आप सैलरी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना। मोबाइल बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, तो ये सब लेजर बनेंगे और वो सब किसके अंडर में जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ये सारे ग्रुप्स हैं जो लेजर को डिफाइन करते हैं, इनके अंडर में लेजर रिकॉर्ड किया जाता है। खैर, तो ये सारी चीजें और अभी पीछे से आप एक बार और देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये चीजें क्लियर होंगी इनके कॉन्सेप्ट, तो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा लेजर किस ग्रुप में जा रहा है। फिलहाल बाकी चीजें हम लोग एक एक करके लेक्चर्स में टैली में समझेंगे, जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, इन्हीं सब चीजों का प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहां पे भी ये सारी चीजें बार बार आएंगी और मैं वहां पे भी आपको डिफाइन करता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी डाउट बाकी है, आप पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे ये सारी चीजें, तो कंफ्यूजन होगा, जाहिर सी बात है होगा। एक दो बार देखिएगा इसको, फिर भी डाउट है तो आप बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, कंटिन्यू रहिए। जैसे जैसे ये टॉपिक हम टैली में रिकॉर्ड करते जाएंगे, वैसे वैसे इनको फिर से एक बार डिस्कस करते जाएंगे, और जब आप इनका प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। So that's all for this lecture. Like, share and subscribe the channel for the notification of other videos. Thanks for watching.